हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड होने वाला है, तो ये आपको होने वाला है माइक्रो कैप स्टॉक से रिलेटेड जो है आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ पर आपको होने वाला है। और आज को वीडियो में बता दूँ कि आज के वीडियो में बेसिकली जो माइक्रो कैप ऐसे 3 स्टॉक यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन तीनों स्टॉक में यहाँ पर आपको ह्यूज प्रमोटर बाइंग हमको देखने को मिल रही है रीसेंट क्वार्टर में। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज जब आपको क्वार्टर 2 के रिजल्ट या फिर किसी भी क्वार्टर के जो रिजल्ट अनाउंस करती हैं उससे पहले जो है ना कंपनी का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो आपको निकल के आ जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग क्या है, डीआईआई की होल्डिंग क्या है, और इनकी होल्डिंग जो है वो आपको बढ़ रही है या फिर इनकी होल्डिंग आपको डिक्लाइन हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है वो है प्रमोटर की होल्डिंग, क्योंकि बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास होता है तो वो आपको प्रमोटर को पता होता है। इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग अगर कभी भी किसी भी कंपनी में बढ़ रही है तो ये हमेशा से एक पॉजिटिव संकेत या पॉजिटिव सिनेरियो माना जाता है। और सेम वाइस वर्सा, अगर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, तो फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो है आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इस वजह से प्रमोटर यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं। बाकी प्रमोटर के बाद आपको एफआईआई का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और सेम आपको वैसे ही म्यूचुअल फंड यानी कि डीआईआई का रहता है। पब्लिक की जो होल्डिंग रहती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि पब्लिक के पास में सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचती है जब सारा जो इंफॉर्मेशन का जो खेल है ना वो आपको खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो में जो हम प्रमोटर बाइंग की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने सेम एक वीडियो हमने बनाया था जहां पर हमने 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात किया था, जिनके आपको प्रीवियस होल्डिंग आपको यहां पर देखने को मिला, फिर लेटेस्ट होल्डिंग इस क्वार्टर में ऐसा हुआ। तो ये होल्डिंग हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया था जिस पर अभी तक जो है 11,000 से ज़्यादा लोगों ने उस पर विजिट किया है। काफ़ी लोगों ने इसको वीडियो को पसंद किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर माइक्रो कैप के स्टॉक को लेकर के भी डिस्कशन किया जाए। तो इस वजह से हम इस टॉपिक में आज के वीडियो में बेसिकली हम माइक्रो कैप स्टॉक्स को यहाँ पर हम डिस्कशन में लेकर के आ रहे हैं। तो टॉपिक आप एक बार हमारे साथ देख सकते हैं दोबारा से कि बेस्ट 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स वेयर प्रमोटर बाइंग मैसिवली इन रीसेंट क्वार्टर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तीनों जो माइक्रो कैप स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी माइक्रो कैप स्टॉक आपको फंडामेंटली कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, आपको ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पोर्शन जो है माइक्रो कैप की तरफ नहीं रहना चाहिए। रीजन उसके पीछे ये है ना कि माइक्रो कैप स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलता है, लिक्विडिटी नहीं रहता है। तो इन सारे जो रीजंस है ना उसको भी आपको फाइंड आउट रखना है। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क एंड रिवार्ड का जो आपका रेशियो है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दोबारा से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, तो कल के वीडियो में भी हमने ये टॉपिक दिया था। बेसिकली कल जब हमने बेस्ट 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स हमने जब डिस्कस किया था, जहां पर अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 2 में जिन स्मॉल कैप कंपनीज ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया ना, तो उसी वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा माइक्रो कैप को लेकर के हो सकता है क्या डिस्कशन। मतलब ऐसे 10 माइक्रो कैप स्टॉक जिन्होंने अभी अपने हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आपको क्वार्टर 2 में अनाउंस किया है। तो सेम टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली कमेंट में 1 लिख सकते हैं। बाकी एक नई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, बाकी इसके बारे में हमने ज़्यादा बात किया नहीं इस चैनल के ऊपर में, वो है आपको वाटर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, जल जीवन मिशन हो या फिर जो वाटर का जो आपको पता है कि बहुत तेज़ी के साथ में शॉर्टेज आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वाटर रिसाइकलिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बारे में अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिखिएगा, तो हम वाटर रिसाइकलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों माइक्रो कैप स्टॉक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो आपको 685 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली साइज में काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी आपको क्या करती है, तो कंपनी जो है आपको हेल्थ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है और आईटी सर्विसेज भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो हेल्थ केयर में है तो सीधी सी बात है हॉस्पिटल्स के लिए आपको कंपनी यहाँ पर आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी दैट मेनली वर्क्स इन द डिजिटल हेल्थ केयर एंड आईटी सर्विसेज स्पेस. It provides software platform and digital solution that help hospitals, clinic and
पेशेंट कनेक्ट एंड मैनेज हेल्थ सर्विस इजीली। बेसिकली ये जो कंपनी है ना वो आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से जो है ना हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, वो अपने पेशेंट के साथ में कनेक्ट होते हैं, पेशेंट के साथ में रिकॉर्ड वगैरह मैनेज करना, मेंटेन करना, ये सारा काम जो है काफ़ी ईजिली हमको देखने को मिलता है। तो ये पूरा कंपनी का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने अपना जो एक तरह से बोल सकते हैं जो एनुअल रिपोर्ट आया था ना, वहाँ पर भी कंपनी ने अपने बारे में बताया था कि वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, फॉर्मली कंपनी को ओवरसीज सिंथेटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1992 और कंपनी जो है 1994 में बीएसई में हमको लिस्ट होते हुए देखने को मिली। द कंपनी हैज इट्स बिजनेस इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड रिसेंटली हैज एक्सपांडेड इट्स डोमेन इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर। कंपनी शुरू से जो है ना वो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में हमको वर्क करते हुए देखने को मिल रही है, पर अभी रिसेंट टाइम में कंपनी जो है आईटी सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए देखने को मिली है। नाउ द कंपनी हैज आल्सो स्टार्टेड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर एंड अदर आईटी सॉल्यूशंस भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बाकी हेल्थ केयर सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, तो मास स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के सर्विसेज देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइजिंग इन लार्ज स्केल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग टेस्ट हो गया फॉर एनीमिया, डायबिटीज, आपको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड जो बीपी बोलते हैं, एंड किडनी एंड लिवर फंक्शन से रिलेटेड जो भी मास स्क्रीनिंग का काम होता है, तो इसमें कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। होम बेस्ड स्क्रीनिंग का भी कंपनी आपको ऑफर करती है। पब्लिक हेल्थ में भी कंपनी का यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, तो इन सबको मैनेज करना, ये सारा काम आपको कंपनी करती है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी का मेन बिजनेस है, परफॉर्म करती है पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो हेल्थ केयर कंपनीज होती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो आप एक तरह से बोल सकते हो जो चैलेंजिंग टास्क होता है ना, कि उनके जितने भी पेशेंट आते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है ना, इसको मेंटेन करके रखने में, जिसको पॉपुलरली मेडिकल की फील्ड में जो है ना हम इसको EHR बोलते हैं, और EHR को मेंटेन करके रखने में जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो यूज़ किया जाता है, जो सर्विसेज वगैरह है, वो आपको वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी आपको ऑफर करती है। बाकी फर्दर देखेंगे तो आईटी सर्विसेज में कंपनी आपको क्या क्या करती है, तो कंसल्टेंसी एंड डेवलपमेंट का कंपनी काम करती है, प्रोवाइड करती है कंसल्टेंसी एंड डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर एंड अदर आईटी सॉल्यूशन। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी ऑफर करती है, ऑपरेट्स अ सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिमिलर टू वन स्टॉप सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपनी के बिजनेस के, मतलब आपका कंपनी क्या क्या करती है। बाकी बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, 1992 में कंपनी बनी थी, पर जब कंपनी बनी थी ना तो उस समय कंपनी का बिजनेस जो है वो अलग था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ओवरसीज सिंथेटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि 2020 में इसका नाम यहाँ पर आपको बदला गया। इंडस्ट्री कंपनी ने पूरी तरह से शिफ्ट किया, क्योंकि पहले जो है कंपनी सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसके बाद कंपनी जो है अपना फोकस कंपनी ने शिफ्ट किया और हेल्थ केयर एंड आईटी सेक्टर में हमको काम करते हुए देखने को मिली। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ वगैरह जो है वो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। फर्दर देखेंगे तो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो इसमें आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, लेबोरेटरी सर्विसेज में, आईटी सर्विसेज में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में, इनमें कंपनी का जो है प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। बाकी मेन बिजनेस जो है कंपनी आपको क्या करती है, तो डिजिटल हेल्थ केयर जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करती है, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म पीपल कैन बुक अपॉइंटमेंट, ऑर्डर मेडिसिन, गेट लैब रिपोर्ट एंड कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन। तो इनके जो प्लेटफॉर्म है ना, इसकी मदद से ये सारे जो सर्विसेज है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में कंपनी हेल्थ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी देती है हॉस्पिटल को, क्लिनिक में को, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया था कि सेटिंग अप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, टेलीमेडिसिन सिस्टम हो गया, पेशेंट के लिए ऐप्स हो गया, और बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो आपको कंपनी ऑफर करती है। तो सीधी सी बात है, जो हॉस्पिटल होते हैं ना, उनको डिजिटल लेकर के जाने का जो काम है वो यहाँ पर आपको कंपनी करती है। और इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ना, तो रिसेंट टाइम में कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आया था ना लास्ट, वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर आया था, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ Q1 में अकेले जो है ना 87 करोड़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू जो है हमको जनरेट किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। बाकी फाइनेंशियल और जो इंश्योरेंस इंटीग्रेशन वगैरह देखने को मिलता है ना, कि जो डिजिटल पेमेंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स वगैरह हो गया, उसमें भी ये कंपनी पेशेंट को काफ़ी हेल्प करती है। और फर्दर कंपनी अभी अपने बिजनेस को एक्सपांड करके AI एंड डेटा एनालिटिक्स के ऊपर में हेल्थ केयर का यूज़ कर रही है। दे यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एंड डेटा एनालिटिक्स टू हेल्प डॉक्टर मेक बेटर डिसीजन एंड इंप्रूव हॉस्पिटल एफिशिएंसी, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, पैसा कैसे कमाती है, तो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन फीस देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, कंपनी का जो भी प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको यूज़ करते हैं एज अ हॉस्पिटल या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर को सेटअप करने के लिए उसका मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी जो है कंपनी वो आपको अपने क्लाइंट से ऑफर करती है। और आपको ट्रांजेक्शन जो बेस होता है ना, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह हो गया, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अगर आप करते हैं तो उसका भी जो ट्रांजेक्शन बेस्ड रेवेन्यू है वो यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करती है। बाकी कंपनी सिर्फ अभी आपको देखने को मिलेगा ना कि हेल्थ केयर एंड आईटी में है, पर उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एंड गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट सेक्टर में भी यहाँ पर कंपनी हमको वर्क कर रही है। पर अभी कंपनी का जो मेजर फोकस है ना, नाउ बिकम द, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट हेल्थ केयर इज नाउ बिकमिंग द मेन फोकस एरिया। अभी भी कंपनी के लिए जो हेल्थ केयर है वो सबसे बड़ा मेजर फोकस एरिया जो है वो आपको रहने वाला है। बाकी कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर क्या क्या है जो आने वाले टाइम में कंपनी के ग्रोथ में लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले है ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल हेल्थ केयर इन इंडिया एंड अब्रॉड। आपको पता है इंडिया में डिजिटल हेल्थ केयर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो उससे इस सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा, कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। बाकी इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेलीमेडिसिन एंड ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके साथ में मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो सीधी सी बात है जब ये टेलीमेडिसिन वगैरह ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन बढ़ेगा तो उससे भी कंपनी का बिजनेस काफ़ी इंप्रूव होगा। बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है डिजिटल हेल्थ केयर मिशन जो है ना, ये आपको NDHM करके है जो नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर मिशन, इससे भी यहाँ पर कंपनी को काफ़ी फायदा हो रहा है। बाकी कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी एक्सपांड कर रही है, तो ये कुछ ग्रोथ ड्राइवर हैं जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए ये कंपनी एक माइक्रो कैप है और अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि ये कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री है, यानी कि एक भी रुपए का कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कोई माइक्रो कैप स्टॉक देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए कि कंपनी के ऊपर में डेट कितना है, क्योंकि माइक्रो कैप के ऊपर में अगर बहुत छोटा भी डेट है ना, अगर डेट बहुत कम भी है तब भी आप ध्यान रखिएगा कि उनको अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा पोर्शन जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं उनके प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसा प्रॉफिट रहता है, तो उसमें अगर मेजर पोर्शन अगर इंटरेस्ट में चला जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म में कंपनी को प्रॉब्लम करेगा, तो इस वजह से इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स की तरफ अगर आप आएंगे तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं इंप्रेसिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। रेवेन्यू में 18 करोड़ से बढ़कर के 63 करोड़ और 63 करोड़ से बढ़कर के रिसेंट ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 147 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये शो कर रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ आपको वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि टॉप लाइन में बॉटम लाइन में वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ईयर ऑन ईयर में जो है ना 23 टू 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है 248% से। बाकी अगर आप रिसेंट ईयर में देखेंगे 24 के कंपेरिजन में जो 25 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी आपको जबरदस्त है, 100% से ज्यादा का ग्रोथ, यानी कि सीधा सीधा डबल तो हुआ, ये डबल से ज्यादा यानी कि 133% का ग्रोथ जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी पास्ट में इससे पहले भी कंपनी ने जो है ना वो आपको 198% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में पिछले कुछ सालों से अपने रेवेन्यू में ग्रोथ शो कर रही है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का एक समय पर ओनली 1 करोड़ था, फिर ये बढ़ करके 7 करोड़ हुआ, उसके बाद ये बढ़ करके 18 करोड़ हुआ है, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आपको बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके बढ़ने के पीछे एक तो बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें हमको मैसिव ग्रोथ आया है। बाकी एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है ना कि कंपनी का मार्जिन आपको बढ़ा है, क्योंकि अगर आप मार्जिन देखेंगे ना तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो मार्जिन है वो 9% देखने को मिल रहा था, 24 में कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको बढ़ करके 15% हुआ, उसके बाद रिसेंट ईयर में कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको बढ़ करके 17% पर पहुंच चुका है। तो मार्जिन कंपनी का कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ा है और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला था कि कंपनी के लिए जो नेक्स्ट ईयर है ना वो भी काफी इंप्रेसिव होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना कि जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी ने 147 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, पर अभी Q1 में कंपनी ऑलरेडी 87 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है और आने वाले टाइम में Q2 के नंबर्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। तो जब कंपनी के Q2 के नंबर्स अनाउंस होंगे तो बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 2 क्वार्टर में कंपनी अपने जो 25 का नंबर्स है ना उसको क्रॉस कर लेगी, तो फाइनेंशियल ईयर 26 भी जो है वो कंपनी के लिए काफी इंप्रेसिव हो सकता है। हालांकि ये फ्यूचर की बात है, माइक्रो कैप के साथ में हमेशा कंसिस्टेंट बेसिस में नंबर्स इंप्रूव करके रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप फर्दर आगे बढ़ेंगे और कंपनी के अगर बेसिकली हम यहाँ पर फंडामेंटल पर आएंगे तो जैसा मैंने बोला था
कि 685 करोड़, 693 करोड़ ये आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 42.3% का आरओई है और 56.4% का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 66.2% की होल्डिंग जो है वो आपको प्रमोटर के पास में है। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो आपको पिछले क्वार्टर में कितना था, तो पिछले क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग आपको 15.02% आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि सीधा सीधा प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो आपको 50% से बढ़ा है। अभी देखिए ये 50% एक ही क्वार्टर में अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं 50% से ज़्यादा, 50-51%, तो ये कहाँ से आ रहा है होल्डिंग। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो एफआईआई है वो भी इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग होल्ड करते हैं। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग है वो आपको 14.98% यानी कि ऑलमोस्ट आपको 15% की होल्डिंग एफआईआई के पास में थी, जो कि अभी घट करके आपको 5.44% पर पहुंच चुका है। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% की होल्डिंग जो है वो आपको एफआईआई की तरफ से खरीदा गया है और बाकी जो रिमेनिंग शेयर है ना वो आपकी पब्लिक की यहाँ पर आपको डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग कैसा डिक्लाइन हुआ है, तो पब्लिक की होल्डिंग पहले कितना था, लास्ट क्वार्टर में ये आपको 69.98% देखने को मिल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा था। अभी ये घट करके 28.31% पर आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग जो है यहाँ पर आपको पब्लिक के डिक्लाइन हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी माइक्रो कैप स्टॉक है, प्रमोटर की अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और डेट मैंने बोला था कि बिल्कुल डेट नहीं है, नेग्लिजिबल डेट आपको 34 लाख ओनली देखने को मिलेगा, तो पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी भी जीरो है। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो वैसे तो स्टॉक यहाँ पर आपको पी के हिसाब से अंडर वैल्यू है, पेग रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यू है, पर माइक्रो कैप के केस में जो है ना वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले नहीं करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है सायाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के डिस्कशन में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी होटल्स का बिजनेस है, कंपनी का होटल कंपनी ऑन करती है, बहुत छोटी कंपनी है ये। आपको 257 करोड़ का मार्केट कैप आपको सायाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड इस कंपनी का देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है सायाजी होटल्स लिमिटेड और वो जो कंपनी है ना वो आपको 500 करोड़ के मार्केट कैप पर हमको देखने को मिलती है। सेम वैसी एक और कंपनी है सायाजी होटल्स की नाम से, सायाजी होटल्स पुणे लिमिटेड करके, उसका भी जो मार्केट कैप है ना वो आपको 244 करोड़ देखने को मिलेगा। तो तीनों अलग अलग कंपनी हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारा यहाँ पर जो फोकस है, जो डिस्कशन है, जो जो रिसेंट क्वार्टर में जो प्रमोटर की बाइंग हुई है वो सायाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड में देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए नाम से समझ सकते हैं इंदौर लिखा है तो कंपनी का जो होटल है वो आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा होटल जो है ये कंपनी आपको ऑपरेट करती है इंदौर में और उसके साथ साथ एक पार्क भी है। तो होटल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो होटल्स को ऑन करना, ऑपरेट करना, मैनेज करना, ये कंपनी का बिजनेस है। अब कोई भी होटल कंपनी आपको किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो सायाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड इट्स अ वेल नोन इंडियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी दैट्स ऑपरेट प्रीमियम एंड लग्जरी होटल्स। ठीक है, अक्रॉस आपको सेवरल सिटीज इन इंडिया। यहाँ पर आपको इंदौर देखने को मिलेगा जो कि ये कंपनी के लिए है। बाकी जो सायाजी होटल्स के अदर होटल है ना वो आपको वडोदरा, भोपाल, पुणे, रायपुर, कोल्हापुर, ये अलग अलग रीजन में देखने को मिलता है। मेनली जो सायाजी होटल्स है ना वो आपको टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ को ज़्यादा कंपनी आप बोल सकते हैं, ये जो ग्रुप है सायाजी वाला ये आपको टैकल करता है। बाकी सायाजी होटल्स का आप देखेंगे तो द कंपनी फोकस ऑन गिविंग गेस्ट अ कंफर्टेबल, लग्जरियस एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस थ्रू क्वालिटी सर्विसेज, फाइन डाइनिंग एंड इवेंट फैसिलिटीज़ वगैरह कंपनी आपको ऑफर करती है। कंपनी का जो होटल ऑपरेशंस है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो कंपनी का जो होटल है इसमें आपको रूम्स रहता है, रेस्टोरेंट रहता है, बैंक्वेट हॉल रहता है, स्विमिंग पूल है, जिम है, इवेंट स्पेसेस वगैरह होता है, वहाँ से इवेंट ऑर्गेनाइज करने से उसका भी अच्छा खासा रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। और कंपनी का जो होटल है उसमें आपको बिजनेस ट्रैवलर से लेकर के फैमिली से लेकर के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह वो कंपनी के होटल्स में आते हैं। और कंपनी जो है फूड एंड बेवरेज बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का, रेस्टोरेंट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी ऑफर करती है। और जो मेन कुछ ब्रांडेड कंपनी के जो इन हाउस यहाँ पर रेस्टोरेंट है ना जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा केबास विली करके और क्रेविंग एंड आपको मेडिटेरा करके, ये कुछ ब्रांड्स के नाम है जो कंपनी यहाँ पर आपको ऑपरेट करती है। उसके अलावा जो बैंक्वेट हॉल है कंपनी का, वहाँ से कंपनी आपको वेडिंग वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, पार्टीज होती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह होता है, तो यहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और ये जो सेगमेंट है ना ये काफ़ी हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है और काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि इंदौर आपको पता है एक बड़ा सिटी है, काफ़ी मतलब यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट वगैरह होते रहते हैं। तो सीधी सी बात है जब बड़े ज़्यादा इवेंट होंगे तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और क्योंकि एक बार आपको जो बैंक्वेट हॉल रहता है वो आप एक बार बनाना रहता है, एक बार उसके बाद बैक टू बैक आपको अगर इवेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छा रहता है,
फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, स्पेशली विथ इंडियाज बूमिंग वेडिंग एंड इवेंट मार्केट है। वेडिंग के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी का हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। फर्दर अगर आप देखेंगे तो फ्रेंचाइजीज एंड मैनेजमेंट मॉडल में भी कंपनी आपको वर्क करती है। पर अगर मैं फर्दर बात करूँ ना कि रेवेन्यू सोर्स कंपनी का क्या है, तो जो मेजर बिजनेस है वो आपको रूम बुकिंग से आता है। फूड एंड बेवरेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट बुकिंग के बारे में भी हमने आपसे बात किया। बाकी फ्रेंचाइजीज एंड मैनेजमेंट फीस वगैरह वो कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। आप देखिए बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुझे आपको डिफरेंस बताने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सायाजी होटल्स है ना, ये अलग कंपनी है, अलग एंटिटी है। सायाजी होटल्स इंदौर जो है वो अलग एंटिटी है। सायाजी होटल्स अगर आप देखेंगे तो इट्स द पेरेंट ब्रांड है, पेरेंट कंपनी है एंड अ लार्जर लिस्टेड हॉस्पिटलिटी कंपनी है दैट्स ऑन ऑपरेट एंड मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ होटल्स अक्रॉस इंडिया। वेरियस अदर ब्रांड जैसे कि आपको सायाजी हो गया, एफ होटल हो गया, एनराइज करके कुछ ब्रांड है जो कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करती है। वही जो सायाजी होटल इंदौर वाली जो कंपनी है ना, ये आपको स्पेसिफिक कंपनी है। एक होटल है कंपनी के पास में जो कि 5 स्टार होटल है, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ इंदौर, विच इज ऑपरेटेड बाय अ सेपरेट रिलेटेड एंटिटी कॉल्ड सायाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं। और इन दोनों में जो की डिफरेंस है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सायाजी होटल जो है वो आपको लार्ज कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, मल्टीपल होटल्स है। वहीं जो सायाजी होटल्स इंदौर है उसके पास में सिर्फ एक होटल आपको देखने को मिलेगा, 5 स्टार होटल है पर वो। और स्कोप अगर आप देखेंगे तो जो सायाजी होटल है वो उसके टोटल 24 होटल्स है, 17 अक्रॉस सिटीज़ में इंडिया में। और ये वाली कंपनी के पास में सिर्फ एक होटल है, साथ में एक गार्डन भी है, एम्बर गार्डन कन्वेंशन सेंटर करके, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ऑनरशिप देखेंगे तो कुछ आपको ऑन्स करती है कंपनी, कुछ लीज करती है। पर यहाँ पर जो है ना, ये जो ऑनरशिप है ये आपको खुद की कंपनी की है। और यहाँ पर डीमर्जर हमको देखने को मिला था अगस्त 2023 में, और उसके बाद ये कंपनी सेपरेट एंटिटी हमको बनते हुए देखने को मिला। बाकी ब्रांड्स देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांड है। यहाँ पर आपको सायाजी ब्रांड से कंपनी ऑपरेट करती है। ग्रोथ प्लान अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ प्लान काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सायाजी जो है पूरा ग्रुप जो है ना ओवरऑल वो आपको काफ़ी तेज़ी के साथ में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है इंडिया में, स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। और कंपनी का टारगेट है कि 12,000 से ज़्यादा रूम्स जो है अक्रॉस आपको 113 सिटीज़ में इन द अपकमिंग ईयर में वो कंपनी ने टारगेट रखा है। तो एक मैसिव ग्रोथ प्लान भी है यहाँ पर आपको ओवरऑल ग्रुप का। और इसमें आप देख सकते हैं जो फोकस एरिया है कंपनी का, इंक्लूडिंग आपको बिजनेस होटल्स हो गया, आपको लेजर डेस्टिनेशन हो गया, पिलग्रिम्स सिटीज़ हो गया, जो बड़ी बड़ी जो आप बोलते हैं ना, जैसे आपको उज्जैन में महाकाल मंदिर हो गया, तो जो पिलग्रिम सिटीज़ वगैरह है ना, वहाँ पर आपको कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। एक्सपांशन है इज मेनली थ्रू आपको फ्रेंचाइजीज एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में। तो अगर आप फ्रेंचाइजीज ऑन करेंगे तो सीधी सी बात है आपको कैपिटल काफ़ी कम लगेगा, तो फ्रेंचाइज का फीस भी मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है कि कंपनी एक बार ब्रांड बना ले और फिर उसको आप ब्रांड्स को बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजीज मॉडल एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिस पर कंपनी और भी ज़्यादा फर्दर फोकस कर रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू के ऊपर अगर मैं लेके आऊँ तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपनी जब तक कोई नए होटल्स आपको नहीं बनाएगी, जब तक कोई नए होटल्स आपको बिजनेस में कंपनी का इंक्लूड नहीं होगा ना, तब तक आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होटल्स आपको लिमिटेड है, रूम्स आपको लिमिटेड है, तो वो जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जिस तरह से आपने देखा था ना इससे पहले वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर का जो बिजनेस है उसके केस में हमने मैसिव ग्रोथ देखा था, पर यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 करोड़, 96 करोड़ और 106 करोड़, तो ये कुछ तरीके का रेवेन्यू है। रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी का जो बिजनेस है ना वो किस तरीके से ग्रो करता है वो बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक रीजंस पर आपको डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू आपको 3% से आपको डिक्लाइन किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9.89% से जो है वो आपको ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ से घट करके 7 करोड़ हुआ। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ करके 11 करोड़ हमको देखने को मिला है। तो सेम रीज़न है, रेवेन्यू यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ, रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ा है। बाकी मार्जिन के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो कंपनी के मार्जिन जो है वो अच्छा मार्जिन है, मतलब माइक्रो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी एक अच्छे मार्जिन के ऊपर में है जो कि 20% से बढ़ करके 24% के ऊपर में है। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर मैं आपको फर्दर बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 257 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो डिसेंट है, 18.5 एंड 18.9% का आरओई एंड आरओसी आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग वो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त है, 80.6% की होल्डिंग आपको प्रमोटर की देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो कितनी थी, तो ये आपको 41.36% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो है ना 38-39% की होल्डिंग जो है वो आपको इंक्रीज हुई है रिसेंट क्वार्टर में, जो कि एक अच्छा और बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन आप इसको बोल सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कंपनी में एफआई और डीआई की होल्डिंग जो है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं है।
तो जो भी होल्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ है ना, वो आपको पब्लिक की होल्डिंग चेंज हुआ है, मतलब पब्लिक ने बेचा है और प्रमोटर ने आपको खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी पहले, तो पहले पब्लिक की होल्डिंग आपको 58.64% हमको देखने को मिल रहा था, जो कि अभी आपको घट करके ऑब्वियसली पब्लिक की होल्डिंग कितनी हो गई है, तो 19.36% हमको देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक ने बेचा है, प्रमोटर ने खरीदा है और मैसिव बाइंग देखने को मिल रही है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी डेट कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, 52 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.83 देखने को मिलेगा, हालांकि कंट्रोल में है, पर फिर भी जो कंपनी का साइज है ना, 250 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 50 करोड़ मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन स्टॉक आपको यहाँ पर अंडर वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है RNIT AI सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए ये जो कंपनी है ना, कंपनी के नाम से आपको लगेगा कि कंपनी AI सेक्टर से बिलोंग करती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी का बिजनेस है, पर अभी पिछले साल से पहले कंपनी जो है ना वो AI सेगमेंट में नहीं था, कंपनी जो है दूसरा बिजनेस था। अभी कंपनी पूरी तरह से अपने बिजनेस को शिफ्ट किया है कंपनी ने, और इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 369 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। अगर फर्दर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो आपको कार्बन फिलामेंट लैंप वगैरह होता है ना, लैंप होता है, हैलोजन लैंप वगैरह होता है, तो वो कंपनी आपको बनाती थी, जो ऑटो सेक्टर के लिए, जो 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, उसमें जो लाइट्स वगैरह लगती है ना, हेडलाइट वगैरह, वो आपको कंपनी बनाती थी। पर अभी अब कंपनी जो है ना, लास्ट ईयर से कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से चेंज किया है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है और अपने बिजनेस को यहाँ से बढ़ा करके सीधा AI के ऊपर में कंपनी अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रही है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके बारे में फर्दर आगे और भी ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी कंपनी जब आपको आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती थी ना, जो हाइड्रोजन फिलामेंट लैंप वगैरह, तब कंपनी का नाम जो है वो ऑटोपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड था। वाज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन जयपुर राजस्थान है। इट मेनली मेड ऑटोमोटिव लाइटिंग प्रोडक्ट लाइक आपको हेड लैंप हो गया, टेल लैंप हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, इंडिकेटर लाइट हो गया, ये सब कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी हैड बीन एक्टिव सिंस द 1980, सप्लाई प्रोडक्ट टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कंपनी सप्लाई करती थी इन 2025। ध्यान रखिएगा, लास्ट मतलब यही साल कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी चेंज इट्स नेम टू RNIT AI सॉल्यूशंस लिमिटेड आफ्टर शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेक्नोलॉजी एंड AI बेस्ड सॉल्यूशन। ये कंपनी ने आपको पूरी तरह से अपने बिजनेस को चेंज किया है। बाकी अर्लियर जो कंपनी का बिजनेस था बिफोर द नेम चेंज, वो क्या क्या था, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, 2 व्हीलर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, इसके लिए लाइटिंग वगैरह कंपनी आपको बनाती थी। और फर्दर देखेंगे तो कंपनी जो लाइट बनाती थी वो किसको बेचती थी, तो वो आपको OEM यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, उनको कंपनीज बेचती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कंपनी के क्लाइंट है कि नहीं वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जैसे OEM में कौन कौन आता है, जैसे कि टाटा अगर कोई 2 व्हीलर बना रहा है, 4 व्हीलर बना रहा है, तो उसके लिए लग गया आपको अशोक लेलैंड हो गया, आपको यहाँ पर उसके अलावा जो फर्दर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। तो ये जो भी अपने जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो ऑटोमोबाइल का जो पूरा आइटम बनता है वो बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स से मिल करके बनता है, तो उसमें जो कंपनी लाइट है वो यहाँ पर ऑफर करती थी। बाकी ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट सर्विस, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कंपनी पहले आपको टैकल करती थी। अभी मार्केट एंड रीच देखेंगे तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में थी, एक्सपोर्ट भी करती थी एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में। इट्स क्लाइंट इंक्लूडेड व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट हमको देखने को मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी का कहाँ पे, तो राजस्थान के जयपुर के अराउंड हमको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलता था। दिस प्लांट कैरिड आउट प्लास्टिक मोल्डिंग से लेकर के मेटल प्रोसेसिंग से लेकर के लाइट असेंबली ऑपरेशंस वगैरह भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया। बाकी बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी क्लियर है। कंपनी रॉ मटेरियल आपको खरीदती थी, जिसमें आपको प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, बल्ब हो गया, और उसके बाद में उसको असेंबल करके ऑटोमोबाइल कंपनीज को आपको बेच देती थी। तो और उसके बाद में जो प्रोडक्ट सेल्स होने से जो रेवेन्यू आता था वो कंपनी का कोर रेवेन्यू हमको देखने को मिलता था। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये जो भी मैं आपके अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो कंपनी का पास्ट था, मतलब कंपनी पास्ट में ऐसा करती थी। अभी कंपनी ने पूरी तरह से ये प्लांट जो है वो बंद कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी कंपनी पूरी तरह से फ्यूचर में आपको शिफ्ट हो गई है, किसके ऊपर में, तो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर में कंपनी यहाँ पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन 2025 द कंपनी डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। इट शिफ्टेड इट्स बिजनेस मॉडल टू फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर में कंपनी ने यहाँ पर आपको फोकस किया। और इसके ऊपर में देखिए, जब सीधी सी बात, जब फोकस किया तो टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज द नेम वाज ऑफिशियली चेंज फ्रॉम ऑटोपल इंडस्ट्री लिमिटेड टू RNIT AI सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये यहाँ पर आपको देखने को मिला, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ओल्ड नेम कंपनी का था ऑटोपल इंडस्ट्री लिमिटेड, नया नाम आपको ये हो गया। पहले कंपनी जो है ऑटो कंपोनेंट्स बनाती थी, अभी कंपनी AI एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर में वर्क कर रही है, और हेड ऑफिस आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। अर्लियर प्रोडक्ट और करंट प्रोडक्ट फोकस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
देखिए, अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, वो है कंपनी का रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना, तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में लास्ट आपको रेवेन्यू जनरेट किया था 34 करोड़ 60 लाख का। उसके बाद अगर आप लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखेंगे ना, तो 24 में कंपनी ने 0 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, बिल्कुल एक भी रुपए का रेवेन्यू नहीं है। हालांकि रिसेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू किया है 32 करोड़ 23 लाख का। तो यहाँ पर रेवेन्यू में आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। और ये गैप क्यों आया है? क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में बिल्कुल 0 करोड़ का रेवेन्यू है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू आपको 0 क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को स्टॉप किया, ओल्ड बिजनेस को। अर्लियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल लाइटिंग प्रोडक्ट, हेडलैम्प, लैम्प, रिफ्लेक्टर, बट अराउंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही द कंपनी कंप्लीटली स्टॉप्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। नो प्रोडक्शन, नो सेल्स। अब सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा। अब जब सेल्स नहीं होगा तो वो आपको रेवेन्यू में 0 देखने को मिलेगा। दैट्स वाई नो रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। और ट्रांजिशन प्लान फेस किया था कंपनी ने, और ट्रांजिशन फेस था कंपनी के लिए नए बिजनेस में। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 द कंपनी वाज इन द ट्रांजिशन फेज, जिसमें आपको शिफ्टिंग फ्रॉम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग टू एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। न्यू आइडेंटिटी है एज RNIT AI सॉल्यूशन। द न्यू बिजनेस ऑपरेशन AI, IoT एंड डेटा सॉल्यूशन हैड नॉट स्टार्टेड जनरेटिंग इनकम येट। ये आपको बात हो रही है 24 की। हालांकि 25 में कंपनी ने उससे रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है। और सच ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऑफन शो आपको नो और मिनिमम रेवेन्यू बिकॉज सेटअप, अप्रूवल एंड पार्टनरशिप टेकन टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, कि जब कभी भी अगर आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक सेगमेंट से लेकर के दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाते हैं, तो उसमें आपको टाइम लगता है। और टाइम तो लगता ही है, टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स की लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। तो इन सारे में आपको टाइम लगता है, बैकअप पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपको एक अच्छा खासा शिफ्ट हमको देखने को मिलता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ना, तो वेबसॉल एनर्जी भी अगर आप जाकर के देखेंगे, तो वेबसॉल एनर्जी का भी जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर से पहले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हमको देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्लांट था वो पूरी तरह से आपको शट हो गया था, पूरी तरह से बंद हो गया था। फिर कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से एक्सपांड किया, क्योंकि पहले जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो आपको 250 मेगावाट का था, और उसको कंपनी ने पूरी तरह से स्क्रैप किया। नया प्लांट कंपनी ने बनाया, अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया, और 600 मेगावाट का कंपनी ने नया प्लांट बनाया। अब सीधी सी बात है, जब कंपनी नए प्लांट के साथ में आएगी तो रेवेन्यू आपको ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आपको जब कंपनी का पुराना प्लांट था वो स्क्रैप हो रहा था, तो कंपनी का रेवेन्यू नहीं देखने को मिल रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना, तो एक भी मेजर स्टेप जो है वो कंपनी के लिए आपको काफ़ी बैकफायर कर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो रिसेंट डेटा वगैरह निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कंपनी ने सोल्ड कर दिया है, शटडाउन किया है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को, फोकस किया कंपनी ने, शिफ्ट किया है, रीस्ट्रक्चर देखने को मिला है, रीब्रांडिंग एंड टेक्नोलॉजी टाइप वगैरह हमको देखने को मिला है कंपनी में। बाकी देखिए, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को तो कॉस्ट देना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय को सैलरी तो देना पड़ेगा, तो एक्सपेंस वगैरह तो रहेगा। इस वजह से लॉसेज आपको देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी नेग्लिजिबल प्रॉफिट था पहले, पास्ट में अगर आप जाएंगे। बाकी लास्ट ईयर 24 में भी कंपनी को 32 लाख का लॉस था, जबकि रिसेंट ईयर में कंपनी ने ज़बरदस्त आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 7 करोड़ 21 लाख का। तो ये ट्रांजिशन फेज में जब कभी भी कोई भी कंपनी होती है तो रिस्की होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी फर्दर अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो छोटी कंपनी है, 350 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ROE तो अच्छा है, ROC कंपेरेटिवली उतना बेटर नहीं है। बाकी अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर आपको 73.7% की होल्डिंग जो है वो आपको प्रमोटर के पास में है। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी? तो ये आपको 52.28% हमको देखने को मिल रहा था। यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जो है ना बहुत ही मैसिव तरीके से यहाँ पर चेंज किया है। सीधा सीधा आपको 21% का चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 21% है वो कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि FII की लास्ट क्वार्टर में नेग्लिजिबल होल्डिंग थी 0.23%, जो कि अभी घट करके बिल्कुल जीरो हो गया है। तो जो नेग्लिजिबल होल्डिंग थी FII की वो भी यहाँ से निकल गया है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड के पास में काफ़ी इंप्रेसिव होल्डिंग थी 7.67% की। अभी ये जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की ना, वो आपको घट करके ओनली 0.06 है, तो ये भी बिल्कुल नेग्लिजिबल पर आ चुका है। तो ये जो 21% जो आपको चेंज देखने को मिल रहा है ना, इसमें से 7% से ज़्यादा 7 to 8% जो है वो आपको यहाँ पर किसके तरफ से? तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक का डाइल्यूट हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग 39.82% था, जो कि अभी घट करके 26.19% आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 13% के आसपास होल्डिंग जो है
वो आपको पब्लिक का, रिमेनिंग आपको एफआई और डीआई की डाइल्यूट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, ओनली 11 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो पी के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, और पेग रेशियो यहाँ पर आपको अभी दिया हुआ नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी ट्रांसफॉर्मेटिंग फेज में है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये टोटल 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स थी जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो में जो तीनों माइक्रो कैप स्टॉक मैंने आपको बताया है ना, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी अच्छा बिजनेस देखने को लगे, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि माइक्रो कैप स्टॉक हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ऑपरेटर जो है वो आसानी के साथ में आपको पंप एंड डंप कर सकते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज को आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ बिना भूले आपको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना करके ला सकूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।